नमस्कार, मैं उर्मिला त्रिवेदी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी में घटित घटनाओं, आसपास के रिश्तेदारों के साथ घटी घटनाओं में से एक है, जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। और ये कहानी उन माँओं को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। नाम है अंतिम निर्णय। यीशु को बड़े ध्यान से बैठकर देख रही थी। वह 18 वर्ष की हो गई, पर चेहरे पर छोटे बच्चे की सरलता और भोलापन था। दूधिया गोरा रंग, काली बड़ी बड़ी आँखें, रेशम से बाल, मुख पर ऐसी आभा बिखेर रहे थे जिसे देखकर हर कोई को प्यार आ जाए, पर भगवान को दया नहीं आई। इस सुंदरता के साथ उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। उसका दिमाग 1 साल के बच्चे जितना ही विकसित हुआ था, पर 9 माह पेट में पाल कर पैदा किया। मेरी ममता उस पर मुझे न्यौछावर कर देती थी। घर में विरोध के बाद भी उसे सारी क्रियाएं सिखाने का प्रयास पूरी तरह से करती थी। ऐसे ही महीने साल बीते और वह युवा हो गई और निखर भी गई। मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। सब घबरा गए और इन्हें लेकर अस्पताल देवर नंदोई गए। घर का वातावरण तनावपूर्ण था। सासू माँ को भी चिंता थी, इतनी देर अस्पताल में कैसे लग गई। सब तरह की जांच करवाई गई। फौरी तौर पर डॉक्टर ने किडनी खराब होने की आशंका जताई। बाकी सब रिपोर्ट आने पर इलाज शुरू होगा। 2 दिन इसी तरह असमंजस में निकल गए। तीसरे दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। देवर नंदोई इन्हें लेकर अस्पताल गए। हम सब भगवान को मना रहे थे। दोपहर तक सब अस्पताल से लौटे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। हम सब उनके चेहरों की तरफ देख रहे थे। नंदोई जी ने हिम्मत करके सब कुछ बताया और कहा कि किडनी खराब हो गई है, जल्द ही किडनी बदलनी पड़ेगी। ऐसा लगा मेरी सांस रुक जाएगी। ननंद और सास रोने लगी। नंदोई जी ने हिम्मत बताते हुए कहा कि आजकल आम बात है, मुंबई में अच्छे डॉक्टर हैं, भगवान ने चाहा तो किडनी का इंतजाम भी हो जाएगा। घर में तनावपूर्ण सन्नाटा था। 16 वर्ष का रणवीर मेरे पास बैठा था। बोला कि एक किडनी से काम चल जाएगा, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। मम्मी, मेरी एक किडनी पापा को दे दो। मैं एकदम चौंकी। उसे चुप कराकर कहा, हम बड़े अपने आप देख लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रात को सासू माँ के कमरे में मंत्रणा चल रही थी। मैं ऋषु को देखने कमरे में आ गई। रात को बेमन से सबने खाना खाया था। सुबह ऋषु का सारा काम निपटा कर बाहर गई। तब आंगन में बैठकर सब चाय नाश्ता कर रहे थे। सासू माँ ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। सबके आंखें मुझ पर टिक गई थी। सासू माँ ने ऐलान करते हुए कहा कि ऋषु की किडनी सुशील को दी जाएगी। ये कभी नहीं होगा। मैं पूरे जोर से चीख पड़ी। ननंद बोल पड़ी, मांस के लोथड़े में क्या रखा है, जिए तो जिए। मैं दृढ़ स्वर में बोली कि हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रणवीर हक्का बक्का खड़ा था। उसका हाथ पकड़कर कमरे में ली गई आई और दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ोर से रोई। कितनी देर मुझे पता नहीं। शाम तक हम तीनों कमरे में बंद रहे। किसी ने सुध नहीं ली। जब मैं शांत हुई तब रणवीर बाहर गया। ऋषु के लिए बिस्कुट और मेरे लिए पानी ले आया। एक ही दिन में रणवीर कितना बड़ा हो गया। जो सारा दिन माँ से खाना है वो खाना है कहता रहता था, एकदम से समझदार हो गया। मन नहीं कर रहा था कि मेरी बच्ची को मांस का लोथड़ा कहते हैं उन लोगों का मैं मुंह देखूं। पर बच्ची सुबह से भूखी उसके लिए कुछ लेने के लिए रसोई की तरफ चल पड़ी। सासू माँ का कमरा बीच में पड़ता था। वहाँ धीरे धीरे बात करने की आवाज़ आ रही थी। आमतौर पर छुपकर बात सुनना मुझे पसंद नहीं, पर बच्ची का नाम सुनकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और सुनने लगी वे क्या सोच रहे हैं। अंदर से आवाज़ सुनाई दी, जो ननंद की थी, जिसने इंसानियत की सब हदें पार कर दी थी।
मेरे ऊपर दबाव देने का बोल रही थी। सब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। हद तो इन्होंने कर दी, जिसे अपनी बच्ची पर दया नहीं आई। दिमाग चकराने लगा। फिर बच्ची का व बेटे का ख्याल आया कि दोनों भूखे हैं। रसोई जो कुछ था वह थाली में परोस कर कमरे में आ गई। रणवीर भी सुबह से भूखा था। बच्ची तो हालात नहीं समझती थी। खाना देखकर खुश होकर खाने लगी। बेटे की जिद थी, आप भी खाओ। पानी के साथ 2-3 निवाले खाकर उसे खुश किया, फिर दोनों को सुला दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं उलझनों में पड़ी सोई रिशु का भोला चेहरा देखकर मन ही मन कुछ संकल्प ले रही थी। आज वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसे मांस का लोथड़ा कहा जाता है। निर्जीव गुड़िया के साथ खेलते हुए उससे प्यार हो जाता है। ये सजीव गुड़िया है। शाम हो गई थी। रणवीर स्कूल का गृह कार्य कर रहा था। मैं बस इसी उलझन में उलझी मन ही मन कुछ निर्णय लेने का सोच रही थी। भाभी, माँ बुला रही है। ननद की आवाज़ सुनकर मैं चौंकी, पर जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। चुपचाप बैठी रही। भाभी भाभी की आवाज़ के साथ उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और बोली, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, हम सब इतने परेशान हैं भैया के लिए और आप यहाँ बैठी हैं। मैं बोली, क्या बात है? माँ बुला रही है। आप चले, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, आप चले, मैं आ रही हूँ, मैंने कहा और वे चल दी। मैं रिशु का भोला चेहरा देख शांत और अपने ऊपर आए तूफान से निश्चिंत होकर सो रही थी। मन ही मन संकल्प और आत्मविश्वास के साथ रणवीर को बच्ची का ध्यान रखने का बोलकर सासू माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। मेरे कमरे का प्रवेश के साथ सबकी आंखें मेरी ओर घूम गई। ये पलंग पर सोए मेरी ओर देख रहे थे। सासू माँ ने बैठने का कहा, मगर मैं खड़ी रही। वो एक दबंग महिला थी। बिना लाग लपेट के अपना निर्णय सुना दिया कि डॉक्टर से बात हो गई है, उसे कल अस्पताल लाना है। मैंने शांत मगर दृढ़ स्वर में पूछा कि यदि नन्ही आम बच्चों की तरह होती तो क्या यही निर्णय लेते? सासू माँ बोली, तब की तब देखते, अभी तो मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। मैं बोली, मेरी भी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मतलब मैं उसकी किडनी नहीं निकलवाने दूंगी। अब ये ज़ोर से बोले, क्यों, तुम्हें मेरी चिंता नहीं? यही बात अन्य लोगों के मुंह से भी निकली। किसी ने कहा, ये कैसे सोचा तुमने? तो किसी ने कहा, इस बेकार के लिए ऐसा कैसे सोचती हो? सब बातें सुन मैं फट पड़ी। मैं बोली, वह चलती फिरती जिंदा जान है, उसकी आत्मा जागती है, भगवान से डरें। सासू माँ बोली, मेरे बेटे को अपनी ज़िद की बलि मत चढ़ाओ। ननद बोली, क्या भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है वो जिंदा रहे या मरे? मैं बोल पड़ी कि आप अपनी एक किडनी दे दें, काम तो एक किडनी से चल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? वो उछल पड़ी, मेरी उम्र ही क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा, वो तो आपसे भी छोटी है, समझती भी नहीं है। ये बीमारी से परेशान हमारे वार्तालाप से गुस्सा होकर बोले, मरने दो मेरे को, न तो उसे भाई की फिक्र है न तुम्हें अपने पति की। वो मेरी भी बेटी है, पिता के नाते निर्णय मैं लूँगा। बस कह दिया, उसे कल अस्पताल ले जाना है, तैयार रहना। मैं उस समय कुछ भी नहीं बोली, परंतु दृढ़ निश्चय के साथ रोती हुई अपने कमरे की ओर चल दी। मुझे रोता देखकर रणवीर मेरे पास आया, चुपचाप पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया। अगली सुबह रात नन्ही देर से सोई, इसलिए अभी भी सो रही थी। रणवीर को सब कुछ समझाकर उसका ध्यान रखने को कहा। वैसे उसे कैसे संभालना है मुझे करता देख सब कुछ जानता था कि उसे कैसे संभालना है। नहा धोकर मैं तैयार होकर मंदिर की ओर चल दी। सब आंगन में
बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। निगाहें मेरे ऊपर टिकी थी। सासू माँ ने पूछा कि रिशु कहाँ है। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, सो रही है। जितने में ननद बोल पड़ी, अरे उससे जगाएं, देर हो रही है, अस्पताल जाना है। वो नहीं जाएगी। मैं पूरा वाक्य बोलती उससे पहले ही ये चिल्ला पड़े, तुम्हें कह दिया उसे ले जाना है, ये मेरा आखिरी फैसला है। सब उठ खड़े हुए। मैं उसी तरह शांत रही और कहा कि रिशु नहीं जाएगी। बीच में वो बोलने वाले थे। मैंने हाथ के इशारे से शांत रहने को कह दिया और अपना निर्णय सुना दिया कि किडनी मैं दूंगी। सबका मुंह खुला रह गया। ये बोले, तुम कैसे दे सकती हो? मैंने कहा, जैसे रिशु की ले सकते हैं। सास बोल रही उठी कि रिशु का ध्यान कौन रखेगा? मैं बोली, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं मर भी गई तो रणवीर संभाल लेगा। वो कुछ बोलते, मैं मजबूत कदमों से ये कहते हुए वहाँ से निकल गई कि जल्दी तैयार होएं, अस्पताल जाना है, और रिशु की तरफ चल दी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।